हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 12, दैट इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पहले लेक्चर में बिल्डिंग्स के बारे में और दूसरे में पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की दुनिया। तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब हम लोग जिस पीरियड का बात कर रहे थे यानी कि गुप्त काल, हर्षवर्धन का पीरियड, उसके बाद जो पीरियड आया था वो हम लोगों का चल रहा था। तो ये जो पीरियड है इसमें काफ़ी सारे मतलब प्रसिद्ध एपिक्स लिखे गए हैं। एपिक्स क्या होता है? तो एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हेरोइक मैन एंड वीमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स। तो एपिक क्या होता है? एक काफ़ी ग्रैंड यानी कि काफ़ी ज़्यादा भव्य बोल सकते हो। भव्य इन द सेंस कि काफ़ी मोटा बुक जैसे होता है ना, उसको एपिक बोल सकते हैं। लॉन्ग कंपोजिशन यानी कि काफ़ी बड़ा कंपोजिशन हो जिसमें हीरोइक मैन एंड वीमेन के बारे में डिस्कस किया गया हो। हीरोइक मैन मतलब कोई एक मतलब उसमें पुरुष के बारे में डिस्कस किया गया हो, महिलाओं के बारे में डिस्कस किया हो जो काफ़ी हीरोइक हो, जो एक तरह से पूरे समाज में एक तरह से हीरो का रोल प्ले कर रहे हो जैसे मूवीज़ में होता है। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड। ये क्या करता है? ये भगवान लोगों के, देवी देवताओं के स्टोरी को भी इंक्लूड करता है एपिक्स। अ फेमस तमिल एपिक, तो एक फेमस तमिल एपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शिलापदिकरम। ठीक है, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता होगा इसका तमिल में। तो शिलापदिकरम वॉज कंपोज्ड बाई अ पोएट नेम्ड इलांगो। तो इसको इलांगो नाम के एक पोएट ने कंपोज करा था अबाउट 1800 ईयर्स अगो, यानी कि अभी से लगभग 1800 ईयर्स पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kannagi। तो ये जो शिलापदिकरम जो है एपिक है, इसमें किसके बारे में डिस्कस किया गया है? तो एक मर्चेंट, एक व्यापारी होता है जिसका नाम है कोवलन। तो कोवलन का स्टोरी है इस एपिक में। कोवलन शादीशुदा व्यक्ति रहता है, उसकी बीवी का नाम रहता है कन्नगी। हालांकि शादीशुदा होने के बावजूद उसका एक अफेयर रहता है, यानी कि उसको कोई और लड़की भी पसंद आ जाती है जो एक कर्टिशियन रहती है, एक दरबार में रहती है। दरबार में पता नहीं क्या काम करती है, तो उससे इसको लव हो जाता है जिसका नाम माधवी रहता है। Later he and Kannagi left Puhar and went to Madurai where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king। उसके बाद क्या होता है? ये पुहार में पहले रहता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश ये और इसकी पत्नी कन्नगी दोनों जो है पुहार से मदुरई शिफ्ट हो जाते हैं, मदुरई जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मदुरई जाने पे क्या होता है, इस पर जो है एक तरह से चोरी का इंजाम लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो वहाँ पे उस टाइम पांड्या किंग यानी कि पांडे राजाओं का शासन चल रहा होता है। तो पांडे राजाओं के दरबार में जो कोर्ट ज्वेलर था यानी कि दरबारी जो सोनार था उनका, उन्होंने इन लोगों पे स्पेशली किस पे? कन्नगी पे, सॉरी ही एंड कन्नगी नहीं, क्या नाम है इसका, कोवलन पे। कोवलन पे क्या करता है वो? इंजाम लगा देता है चोरी का, ज्वेलरी चोरी का। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। अब जो राजा होता है वो कोवलन को मौत का सज़ा सुना देता है। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम। कन्नगी जो उसकी पत्नी होती है वो अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती रहती है। वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर सिटी ऑफ मदुरई। तो कन्नगी जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार करते रहती है, तो वह इस दुख को सहन नहीं कर पाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ये जो न्याय के बदले अन्याय जो होता है, गलत तरीके से जो न्याय होता है, इनजस्टिस जो होता है, उससे वो दुखी हो जाती है और पूरे मदुरई शहर को बर्बाद कर देती है। तो एक तरह से ये हीरोइक कहानी दिखाया गया है। इस अनदर तमिल एपिक द मन्नी मेकलई वाज कंपोज्ड बाय सतनार अबाउट अराउंड 1400 ईयर्स अगो। तो एक और भी तमिल एपिक है, ठीक है, जिसका नाम है मन्नी मेकलई, जो सतनार के द्वारा कंपोज किया गया था अभी से 1400 साल पहले। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी।
तो ये जो है इसमें किसका स्टोरी दिखाया गया है, तो कोवलन जो था, ठीक है, ये जो कोवलन था उसका अफेयर जिससे चल रहा था माधवी से, जो एक दरबार में रहती थी। तो दरबारी जो माधवी थी उन दोनों का एक संतान होता है, बेटी होती है, और उस बेटी का स्टोरी डिस्क्राइब किया गया है किसमें, मन्नी में कलई नाम का जो एपिक है, ग्रंथ है उसमें। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशंस वेयर लॉस्ट टू ए स्कॉलर फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर manuscripts वेयर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago। तो ये जो इतना अच्छा अच्छा जो कंपोजिशन है ये खो चुका था, वो लोग जो लिखे थे उसके बाद ये खो चुका था, लेकिन अभी से 100 साल पहले इन सब का मानस स्क्रिप्ट मिला और फिर उसी के हिसाब से क्या किया गया, इन सबको कंपोज किया गया, फिर से बनाया गया, रीडिस्कवर किया गया एक तरह से। अदर राइटर्स सच एज कालिदास अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 11 रोट इन संस्कृत। ये लोग तमिल के थे तो तमिल में ही लिखे होंगे मेनली। इन सब के अलावा कुछ और फेमस जो राइटर्स थे जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 11 यानी कि पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर चैप्टर 11 का लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे चैप्टर्स का लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। अब एक डिस्क्रिप्शन मिलता है शिलापदिकरम से, ठीक है, शिलापदिकरम जो एपिक है उसमें एक डिस्क्रिप्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स कन्नगीज ग्रीफ। तो कन्नगी जब कोवलन को मौत का सजा हो जाता है राजा के द्वारा, तो कन्नगी रहती है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो वो अपना दुख जो है कैसे व्यक्त करती है, इस लाइन को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी। तो बताती है कि जो मेरे दुख के कारण है आप कभी इसको क्या नहीं कर सकते हो, हमको कंसोल नहीं कर सकते हो। इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयरर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हियर इन डस्ट? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest framed with a flower wreath lies thrown down on the very earth while I remain alone, helpless and abandoned to despair? Is there no God? Is there no God in this country? तो वो कहती है कि क्या जिसका शरीर जो है एक प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा चमक रहा है, ज़्यादा फेयरर है, वो धूल में पड़ा हुआ है। यानी कि वो किसके बारे में, कोवलन के बारे में बता रही है। हो सकता है जब उसको सज़ा मिला हो तो उसको जैसे एक सज़ा जिसको दिया जाता है तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले होते हैं उनको काफ़ी बदतर तरीके से रखा जाता है। तो मे भी उसके बारे में वो बोल रही हो कि ऐसे ही ज़मीन पर धूल में पड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, हैंडसम है, ठीक है, फिर भी उसके साथ ऐसा बेर में जकड़ा हुआ है। ये सब वो बताना चाह रही है, अपने दुख को एक तरह से व्यक्त कर रही है और बोल रही है कि हम क्या हैं, एलोन हैं, अकेले हैं। हालांकि उसके परिवार में और कोई रहता नहीं है, सिर्फ कोवलन और कन्नगी दोनों जाते हैं कहाँ पे, मदुरई में। तो वो बताती है एलोन है, हेल्पलेस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मजबूर है। तो वो बोलती है कि क्या भगवान है ही नहीं, या क्या इस देश में भगवान नहीं है, जिस उस टाइम में जिस एरिया में जिस टेरिटरी में वे लोग रहते थे। तो वो बोलती है, एक तरह से क्वेश्चन करती है कि क्या यहाँ पे इस देश में भगवान नहीं है। Can there be a God in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent strangers? Is there no God, no God? तो वो चीख चीख करके एक तरह से होता है ना, पूछना, चिल्लाना, क्वेश्चन करना कि क्या ऐसे देश जहाँ का राजा जो है अपने हथियार या तलवार के दम पे किसी इनोसेंट यानी कि निर्दोष जो अजनबी है उसका मर्डर कर देता है, तो क्या वहाँ पे भगवान हो सकते हैं? इज देयर नो गॉड? क्या वहाँ पे भगवान नहीं हो सकते हैं? नो गॉड, एक तरह से वो क्वेश्चन पूछ रही है, चीख रही है। आप वर्ड्स के एक्सप्रेशन को समझिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो चीख चीख करके बोल रही हो, क्या यहाँ पे भगवान नहीं है, क्या कोई बचाने वाला नहीं है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है, इस टाइप का डिस्क्रिप्शन से हमको फील हो रहा है। अ वर्स फ्रॉम द मेघदूता। अब हम लोग मेघदूत का एक वर्स देखेंगे, जैसे अभी शिलापदिकरम का एक वर्स देखे हैं, तो वैसे ही एक लाइन जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो हियर इज अ वर्स फ्रॉम कालिदास बेस्ट नोन पोएम द मेघदूत। तो कालिदास का सबसे फेमस जो पोएम है उसमें मेघदूत का नाम है। इन विच अ मॉनसून क्लाउड इज इमेजिन टू बी मैसेंजर बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो जिसमें जो है कालिदास यानी कि मेघदूत जो उनका पुस्तक है, जो पोएम है, उसमें लिखते हैं एक मॉनसून क्लाउड के बारे में। तो मॉनसून जो सीजन होता है उसमें क्या होता है, क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में काफ़ी ज़्यादा बादल चलते हुए आपको दिखेगा। तो कालिदास जो है उसको इमेजिन करते हैं कि वो जो बादल है वो मैसेंजर है दो लवर्स के बीच में जो जुदा हो गए हैं, मतलब दो प्यार करने वाले जो अलग हो चुके हैं। तो वो बादल जो है एक
एक आदमी का दूसरे तक, उसके प्रेमिका तक क्या करता है, संदेशा लेकर के जाता है, ऐसा वो इमेजिन कर करके लिखते हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रिज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड। तो देखिए आप इस लाइन में देखिए कि कैसे जो है पोएट डिस्क्राइब करते हैं उस विंड को, उस हवा को जो क्लाउड को लेकर के जाता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ swallowed by your showers inhaled deeply by elephants and causing the wild figs to ripen will blow gently as you go। तो वो बताते हैं कि एक कूल ब्रीज है, यानी कि ठंडी हवा का झोंका है जो चलते हुए जा रहा है, जैसे उसको महसूस करता है, जैसे डिलाइटफुल, काफ़ी ज़्यादा आनंदमय महसूस होता है जब वो किसी के शरीर को टच करता है, यानी कि स्पर्श करके निकलता है। काफ़ी अच्छी सी एक खुशबू आती है जिसमें मतलब अर्थ की तरह, विथ द फ्रेगनेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि मिट्टी की खुशबू आप उसको बोल सकते हो, उस टाइप का खुशबू क्रिएट होता है। स्वैलोन बाय योर शावर्स, जब वो शावर करता है। इनहेल डीपली बाय एलिफेंट, तो हाथियों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, एक तरह से इनहेल किया जाता है उस अच्छे से डीप फ्रेग्रेंस वाले एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है उसमें। एंड कॉजिंग द वाइल्ड फिग्स टू राइपेन, और उसी जो है वहीं जो बादल का झोंका, जो हवा, जो मानसून, इन सब का पीरियड जो चल रहा है उसमें वाइल्ड फिग्स यानी कि जंगली एक फिग जो होता है वो क्या होता है, पकता है। विल ब्लो जेंटली एज यू गो, और धीरे जैसे ही आप वहाँ पे जाइएगा तो वो क्या होता है, वहाँ से चला जाता है। तो ये एक वर्स था मेघदूत का, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।